बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज मैं आपको मिलवाने लाई हूँ जिसे कहते हैं धरती का एक बहादुर सबूत, एवियन साजिद साहब, जो कि एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी आवाज़ जो है वो इतनी खूबसूरत है, उसमें एक ऐसी खनक है, और ये उस खूबसूरत आवाज़ में शायरी जब करते हैं तो क्या ही बात है। हम सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि सर, आपको एयरफोर्स जो है ज्वाइन कब की आपने और आपकी रिटायरमेंट कब हुई? शुक्रिया ज़ुलेखा, पहले आपका कि आपने गुफ्तगू के लिए आप मेरे पास आए। एयरफोर्स मैं तो बड़े आराम से कह सकता हूँ बचपन का शौक था। शौक कैसे हुआ? 1965 की जंग पाकिस्तान भारत की, और उसमें अखबारों में कारनामे पढ़े, जहाँ पे अजीज़ भट्टी का सुना, वहाँ पे सरफराज रफ़ीकी का, MM आलम का। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे बिल्कुल मुतासर किया वो था MM आलम के 5 जहाज़ गिराने का वाक़या। तो वो बस नक्श हो गया। और वहाँ से फिर एक जहन में बैठ गया कि फाइटर पायलट बनना है। अच्छा, फाइटर पायलट बनना है। तो फिर आपके पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि नहीं हमने नहीं भेजना, हमने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये क्या हुआ, आप उधर जाके आपको कोई नुकसान हो जाएगा, जैसे पेरेंट्स जो हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हुआ यूं कि मेरे जहन में बैठ गया था कि फाइटर पायलट बनना है, MM आलम बनना है। तो मैं हर वक्त खेलें भी कुछ ऐसी खेलता था, किसी एक कज़न को इंडियन पायलट बना देना, खुद वो पाकिस्तानी पायलट बन जाना, फिर उसको देखता था कि जिसको मैं थोड़ा गिरा लूं, जिसके ऊपर कर लूं। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारे घर में मेरे खालू, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो एयरफोर्स में होते थे और वो घर आए हुए थे। तो अब्बा ने कहा, पंजाबी में जो हम घर में बोलते थे, यार ए मुंडा हर वक्त पायलट पायलट कहता रहता, की करिए, किथे भेजिए। आई वॉज इन 6th क्लास और 7th क्लास। तो फिर उन्होंने बताया कि सरगोधा में एक एयरफोर्स का कॉलेज है, आप इसको वहां पे भेजिए। तो वहां से फिर वहां जाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो क्या एज थी आपकी, कब आपको भेजा? आई वॉज उस वक्त मैं 7th में था, और फिर जब 8th में हुआ तो यही 13 साल, 13.5 साल। तो फिर मैं वहाँ से मेरी और मैं कहता हूँ कि बड़ी कमाल की बात है, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा था और तकरीबन 10,000 बच्चा अप्लाई करता था उस कॉलेज में जाने के लिए। आज भी तकरीबन यही रेशो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन 80 बच्चों में था जिनकी उस वक्त सिलेक्शन हुई उस 8वीं जमात में जाने के लिए। और यूं मैं 13.5 बरस की उम्र में साहिवाल अपने होम टाउन से निकल के सरगोधा पहुंचा, और वो सिलसिला अगले 40 बरस तक एयरफोर्स के साथ मेरा लगा रहा। कोई ऐसा वाकया जो है जब के पेश आया हो और आपने अपने जहन में वो बिठा लिया हो कि वाकया तो मैं जिंदगी भर जो है ना वो भूल नहीं पाऊंगा? देखो, एयरफोर्स की ज़िंदगी में, इवन आर्मी या किसी उस जो ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पे ख़तरनाक सिचुएशंस आती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आती हैं। हम कहते हैं कि टैंक तो ज़मीन पे है, रुक जाएगा, कार ज़मीन पे है, ख़राब होगी, रुक जाएगी, कश्ती एंकर हो जाएगी, जहाज़ को कुछ हुआ तो वो नीचे आएगा। तो इट्स रियली वेरी डिमांडिंग किस्म का एक करियर है। तो फ्लाइंग में वो कमर्शियल पायलट हो या ख़ास तौर पे एयरफोर्स के फाइटर पायलट हो, तो ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। तो ऐसे वाक़यात पेश आए। और एक दफ़ा मैं आई रिमेंबर, ये 7 सितंबर को, अगर आप याद हो, यौम फ़िज़ाइया मनाया जाता था। 6 सितंबर को यौम दिफा होता था, यौम फ़िज़ाइया होता था 7 को। तो मैं उस वक्त मैंने एरोबैटिक्स करने थे, और वो एक बेस के ऊपर करके शावर था, वहाँ से मैंने उसके बाद एक दूसरी जगह जाना था। तो नीचे बहुत बड़ा क्राउड था, 30-40 हज़ार का क्राउड था, और मैं एरोबैटिक्स कर रहा था। और उसके आखिर में अगर आपने देखा हो कभी कि वो जहाज ऐसे वर्टिकली पुल करता है, ऊपर को जाता है। तो जब लास्ट था, नीचे क्राउड को इम्प्रेस भी करना होता है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं फाइनल रन के लिए जब आऊं तो मैं मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, आई थिंक 1200 किलोमीटर की स्पीड थी, उसको अचीव करके मैं वर्टिकल पुल करूंगा। तो आवाम को आपने एक थ्रिलिंग किस्म की चीज दिखानी होती है। तो मैंने जब पुल किया तो मुझे अपने कॉकपिट में, अब कॉकपिट इतना ही होता है जितना मैं ये बैठा हुआ हूं, तो मुझे यहां से लेफ्ट साइड पे आग के शोले बुलंद होते नजर आए इनसाइड द कॉकपिट।
अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बिल्कुल मैं एयरपोर्ट के एयरफील्ड के ऊपर था। देखिए, फायर हो जाए तो आपके पास अगर तो टाइम पे फायर बुझ जाए जहाज की, अदरवाइज आपको निकलना पड़ता है पैराशूट के जरिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह के एक तो देखिए, इनिशियली तो पहले एक स्केयर खौफ होता है, फिर आपकी जो सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट होती है वो काम आती है। तो इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड इंस्टिंक्टिवली मैंने जो लिए एक्शंस उसमें, बल्कि मैं पुल करके तो मैं दूसरी तरफ जाने के लिए टर्न कर रहा था, वहीं से मैंने रिवर्स किया, कॉल दी तो हमारा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था वहां पे खामोशी होगी। मैंने कहा फायर इन द कॉकपिट, तो एक खामोशी छा गई वहां पे, क्योंकि वो नीचे वाले भी परेशान हो गए। सीरियस इमरजेंसी थी कि फायर इन द कॉकपिट होना। बट अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज अल्लाह वाज वेरी काइंड, और मैं उसके एयरपोर्ट के एयरफील्ड के ऊपर था, मैंने बिल्कुल पावर को कट किया, क्योंकि आपने लैंडिंग गियर जो पहिए निकालने होते हैं उनकी स्पीड 1200 नहीं है। अगर मैं इतनी स्पीड पे पहिए निकालता वो टूट जाते हैं, उनको कोई 500 550 किलोमीटर की स्पीड पे लाना होता है। बट फॉर्चुनेटली ऑल दैट हैपेंड। मैं आया और जहाज को मैंने लैंड करना था। मेरे ओसी बैठे हुए थे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, उन्होंने फौरन एक्शन ले दिए और रेस्क्यू वाली गाड़ियां आ गई। तो जब मैं बिल्कुल टच डाउन करने वाला था तो फिर एटीसी से आवाज आती है, से अगेन। मैम का इट्स टू लेट नाउ, आई लैंडेड। मैंने फौरन स्विच ऑफ कर दिया जैसे ही मैं रनवे के ऊपर आया। और बट आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। बहुत खौफनाक होगा, यादगार भी है, थ्रिलिंग भी है, लेकिन अल्लाह का एहसान है। अच्छा, आर्मी और एयरफोर्स हैं तो दोनों एक ही जैसे, उसमें आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर कौन सा ज्यादा मुश्किल है? आर्मी और एयरफोर्स में से देखिए, अगर आप तीनों फोर्सेस की बात करें तो हर एक की अपनी अपनी डिमांड और अपनी अपनी वो जो डिफिकल्टीज होती हैं। जैसे आर्मी वालों ने, अगर उनके इन्फेंट्री वालों की बात की जाए, उन्होंने अपनी गन्स लेके, अपने कंधों पे अपना बैगेज लेके जाना, पैदल कीचड़ में से मोर्चों में गुजारना। हम तो थोड़े से हवाओं में उड़े गए, अपना काम किया, वापस आ गए। अब सबमरीन वालों को देख लीजिए, सबमरीन वालों ने समंदर की तह में जब बैठे हो, यू डोंट नो कि आप वापस ऊपर आ सकते कि नहीं। जहाज में आपने टेक ऑफ किया, एनीथिंग गोज रॉन्ग, आपको पता नहीं कि आप नीचे लैंड कर सकेंगे। तो हर एक की अपनी डिफिकल्टीज हैं। बट आई थिंक जो एयरफोर्स में फाइटर फ्लाइंग है, वो तमाम मुश्किलात के बाद, आपने देखो टॉप गन मूवीज वगैरह होती हैं जो आप देखें, हर कोई वो उसमें टॉम क्रूज को देखता है और कि वो कितनी थ्रिलिंग है। तो जहां पे खतरात हैं, आई थिंक वहां पे एक थ्रिल भी है। यू फील पावरफुल व्हेन यू आर अप इन द स्काई। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये सारा कुछ करने के बाद आपको शायरी की तरफ कैसे रग़बत हुई? देखो जुलेखा, बात परवाज की है, F-16 की हो या तखय्युल की। शायरी का जहां तक है कि देखो, बचपन से हमारे घर में अखबार आता था, मैगजीन्स आते थे। अम्मी खवातीन के मैगजीन पढ़ती थी, अब्बा के मैगजीन्स में अदबी रसाले आते थे। उन जमाने में नकूश एक बड़ा नाम था हमारे बचपन में, फनून था, नकूश था, फिल्मी रसाले भी आते थे। तो उनको पढ़ते हुए फिर क्लास में हमारे हर हफ्ते, इवन सरगोदा कॉलेज से पहले मैं साहिवाल में कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल में पढ़ता था, एक बज़्म अदब होती थी। तो हमारे बहुत मोहतरम अकरम साहब हमारी उर्दू पढ़ाते थे हमें, वो हमें गाइड करते थे, काफिया क्या है, रदीफ क्या है, बहर क्या है। तो एक सिलसिला, जब मैं पीएफ कॉलेज पहुंचा तो वहां पे ऑल पाकिस्तान मुशायरे होते थे। तो एक माँ बाप ने इंकरेज किया, कुछ लिखा तो अब्बा ने कहा इसको अखबार में भेजो, छपे बच्चों के अखबार में। तो वहां से करते करते जब पीएफ कॉलेज में पहुंचा तो उसमें बहुत कमाल के हमारे असातिज़ा थे। उन्होंने जिसको कहते हैं कि शौक को महमेज दी, उन्होंने बढ़ाया हमारे शौक को, और वहां पे फिर अपॉर्चुनिटी मिली। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक बीएससी के तालिब इल्म के तौर पे मुझे ऑल पाकिस्तान मुशायरे में उस्ताद एहसान दानिश साहब की ज़ेर सदारत अपनी नज़्म पढ़ने का मौका मिला। वो नज़्म क्या थी, हमें भी सुनाए। उस नज़्म के, वो चूंकि थोड़ी एक मज़ाहिया टाइप की नज़्म थी, वो तो अब शायद मैं बगैर शायद अपनी किताब निकाले बगैर ना सुना सकूं, लेकिन कुछ और सुना देंगे। जी सुनाए। तो चले मैं आपको फिर एक गजल के कुछ अशार सुनाता हूं। इब्ने आदम का तमाशा है किधर को जाऊं, इब्ने आदम ही तमाशाई जिधर को जाऊं। दरे मैं खाना खुला है, दरे तौबा भी खुला,
कश्मकश ये है कि पहले मैं किधर को जाऊं। और यूं तेरे कुर्ब की हिद्दत से जला राख हुआ, यूं तेरे कुर्ब की हिद्दत से जला राख हुआ, और कुछ देर ठहर जाओ बिखर तो जाऊं। इतना दर्द क्यों है? दर्द कहाँ है भाई? उसके आरज पे गिरी सुबह की पहली वो किरण, देखिए इसमें कोई दर्द नहीं है। उसके आरज पे गिरी सुबह की पहली वो किरण, कहती है बादे सबा से निखर तो जाऊं। ये एक अलहदा से ही जो है ना मिक्सचर है एयरफोर्स पायलट का और एक शायर का। आपका ये शायर जो अंदर का शायर है ये हर वक्त निकलता रहता है, ये सिर्फ कुछ स्पॉट्स पे निकलता है, कुछ एक महफिल होती है उस पे ही आता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब एयरफोर्स में थे तो जिंदगी बड़ी मसरूफ थी। आप डे फ्लाइंग कर रहे हैं, नाइट फ्लाइंग कर रहे हैं, फिर आप एक्सरसाइजेज के लिए दूसरे स्टेशन पे, अगर मेरी पोस्टिंग पेशावर में, हम किसी और जगह जा रहे हैं, महीना महीना वहां पे लगा रहे हैं। बीच में कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती थी कि कोई दाएं बाएं से हमले का खतरा होता था, वो उसमें एक और वो आपकी लाइफ चेंज हो जाती थी। तो उसमें वाकई इसका जो है मौका कम मिलता था। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, आपकी फ्लाइंग से हटके आपकी जो मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ज्यादा होती जाती हैं। तो उसमें फिर ये दोबारा मैं कह सकता हूं कि तजदीद जो इसकी हुई लिखने लिखाने की, ये 1990 के आसपास हुई उस वक्त। फिर लेकिन जब से एयरफोर्स से रिलीज हुई तो फिर वो प्रवाज रुक गई, तो ये प्रवाज चल पड़ी, तो इसलिए फिर वो चलता रहा। इसके अलावा कोई आपकी नज्म जो है जो आपने खुद लिखी हो? नज़में बहुत हैं। आप को मैं पंजाबी का एक कथा सुना देता हूँ। आई होप किसी के जज्बात को नहीं करेगा, लेकिन ये मेरा अपना ख्याल है। कब्रां उत्ते फुल खिड़ाओ या छिड़को खुशबो, कब्रां उत्ते फुल खिड़ाओ या छिड़को खुशबो, मलमल अर्क गुलाबां तोवो फिर भी कुछ ना हो, अमलां दी रोशनाई नहीं ते अंदर कुप हनेर, लख मजारा दीवे बालो विच ना जावे लो। तो ये पंजाबी का कथा हो गया। ये बहुत खूबसूरत है और वाकई ये सच है कि जितनी मर्जी आप फूल भी खेल लो, उसके ऊपर दरख्त लगा लो, लेकिन जो अंदर हो रहा होता है उनके साथ ये सिर्फ उन्हें ही पता है। वो आपके अमलों की रोशनी अगर है तो अंदर रोशनी है, बाहर के दिए जलाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल के याद दरीचों में एक रोशन रोशन चेहरा है, जो इसमें दुख नहीं है। मेरे दिल के याद दरीचों में एक रोशन रोशन चेहरा है, जो चलते चलते रस्ते में यूं ही जाने कहां से आन मिला, जैसे झिलमिल झिलमिल तारा हो, जैसे उजला उजला फूल खिला। ना दिल में बसी कोई ख्वाहिश थी, ना कोई गहरी बातें थीं, ना धड़कन की बेरब्ती थी, ना चोर नजर की घातें थीं। हाँ, सब कुछ अच्छा लगता था, हाँ सब कुछ अच्छा लगता था, ये कहने में कोई आर नहीं। एक सुंदर सा एहसास था बस, कोई चाहत का इजहार नहीं। फिर पल में मंजर यूं बदला, जैसे साथ पुराना छूट गया, जैसे फूल हवा से बिखर गया, जैसे तारा कोई टूट गया। पर बीती हुई उन घड़ियों से, लम्हों से कशीदा खुशबू का एक नाजुक सा एहसास रहा, जिसे जाना था वो चला गया, पर जाकर मेरे पास रहा। आपकी लव मैरिज हुई भी है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। फिर भी आप इस तरह की शायरी कर लेते हैं। मैंने कहा ये सवाल पूछ ही लेना चाहिए। बस जब भी कोई ऐसी नज्म लिखी जाती है तो कुछ ऐसे ही सवालात आते हैं, कुछ ऐसे ही जवाबात घर देने पड़ते हैं। लेकिन ये तख्लीक है आपकी। देखो, जो आई एम श्योर किसी भी फनून लतीफ़ा से ताल्लुक हो, आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, आप कोई अफसाना लिख रहे हो, आप कोई शायरी कर रहे हो, आपको इंस्पिरेशन मिलती है कहीं ना कहीं से। एक अच्छे चेहरे से इंस्पिरेशन मिल सकती है, एक अच्छी सोच से मिल सकती है, एक अच्छी शायरी से किसी शायर को। जैसे दाग दहलवी ने बहुत सारी गजलें जो हैं वो गालिब की जमीन में कही हैं,
इवन तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता, इतनी मशहूर उनकी गालिब की है। इसी की तर्ज के ऊपर, इसी जमीन में दाग दहलवी ने कही है। तो इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है। अच्छा मौसम, अच्छा सीन, अच्छा मंजर। जैसे मुझे एक जो फोटोग्राफी का शौक है, तो मुझे जो सूरज का उभरना और डूबना है, मुझे बहुत बड़ा फैसिनेट करता है। वही सूरज है, जरा सी रोशनी चेंज हुई, जरा सा बैक व्यू जो है वो चेंज हुआ, तो एक कमाल की चीज बन जाती है। तो इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, जवाबदही होती है। यस। अच्छा सर, मौजूदा हालात के बारे में आप क्या कहेंगे? और मैं ये पूछूंगी कि आप किस पार्टी को जो है वो सपोर्ट करते हैं? मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूं उसकी बुनियाद जो है वो 1906 में रखी गई थी, लेकिन उनके जो लीडर जिनको मैं फॉलो करता हूं उनका नाम हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह है। तो हालात आजकल के बिल्कुल अच्छे नहीं है, आज अच्छे नहीं है, बहुत से बरसों से अच्छे नहीं है, ये हमें हकीकत माननी पड़ेगी। लेकिन मैं मायूस नहीं हूं, क्योंकि जो आपको उम्मीद होती है वो अल्लाह ताला से होती है। आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन आपको होप, जो उम्मीद है वो रहनी चाहिए। तो मैं अपना जो ओपिनियन होता है, देखिए कायद आज़म गुजर गए, लेकिन वो हमें एक विजन दे गए। उसके बाद आने वाले बहुत से लीडरों ने अपना विजन दिया। किसी ने रियासत मदीना का दिया, किसी ने रोटी कपड़ा मकान दिया, किसी ने कुछ और विजन दिया। मैं कहता हूं एक दफा कायद आज़म के विजन को भी अपना के देख लें। कायद आज़म का विजन बड़ा क्लियर था। ऐसा पाकिस्तान, वो जगह, वो ममलिकत जहां पे मुसलमान आजादी के साथ अपने मजहबी अकायद और अपने रस्म और रिवाज के साथ जिंदगी गुजार सकें। क्योंकि 1000 साल हमने हिंदू के साथ इकट्ठा रह के देख लिया कि हमने हिंदू को पूरी आजादी दी थी, कोई पाबंदी नहीं लगाई। जब इनकी बारी आई, ये पावर में आए अंग्रेजों के नीचे, तो जो लग रहा था और जो साबित भी हो, जो आज साबित हो रहा है, आज मोदी के कंट्री में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। कोई आजादी है मुसलमानों को? मणिपुर में आजकल क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है वहां पे। तो वो ममलिकत जहां पे न सिर्फ मुसलमान बल्कि बाकी जो पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स, वो किसी भी मजहब से, किसी फिरके से ताल्लुक रखता है, वो पाकिस्तानी है, वो भी अपने अकायद के हिसाब से आजादाना जिंदगी गुजार सके। और क्या खूबसूरत पाकिस्तान था 25-30 बरस पहले तक, कि हमारी एयरफोर्स में, फोर्सेस में दूसरे मजाहिब के क्रिश्चियन ऑफिसर थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने दी। मैं कहता हूं शहादत पाई उन्होंने। तो हमें कायद आज़म के विजन को देखना चाहिए। और कायद आज़म ने कहा था कि आजादी तो होगी ये वाली, लेकिन उसके साथ इन द मैटर्स ऑफ स्टेट, यानी ममलकत के काम जहां पे होंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट होगी। ना कोई मुसलमान होगा, ना कोई हिंदू होगा, ना कोई सिख, ना ईसाई, मेरिट, क्योंकि पाकिस्तानी बाशिंदे हैं। तो एक दफा मैं कहता हूं कि इस विजन को अपना के कोई देख ले। तो मैं यूथ से कहूंगा कि आपको लीडर शनास होना चाहिए, ताकि आप अच्छे लीडर शनास होंगे तो आप कल को खुद भी अच्छे लीडर बनेंगे। तो आप ब्लाइंड फॉलोइंग मत करें फॉर गॉड से। लेकिन जैसे मैंने कहा कायद आज़म चले गए, अब आपने देखना है कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है जो सामने आ रहे हैं, गुड और बैड। अब आपने इनमें से देखना है कि अब उसको आप कहते हैं जी लेसर इवल को देखते हैं। हाँ भाई, जब 5 बददयानत दुकानदार हो तो आप उससे चीज लोगे जो कम बददयानत है, ऐसे ही करेंगे ना। तो भाई मुल्क के मामलात में भी ये कर लीजिए, तो क्या होगा, उससे बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आप ब्लाइंड फॉलोइंग ना करें। ब्लाइंड फॉलोइंग सिर्फ अल्लाह के लिए, ईमान बिल गैब सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, किसी इंसान के ऊपर नहीं होता। आप परखें, आपका फैसला गलत हो सकता है, आप अगले इलेक्शन में उसको चेंज कर दें, लेकिन आप एहतराम कीजिए। कायद आज़म के मुताबिक हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में रहना होगा, इर्रिस्पेक्टिव। लेकिन इदारे को, आपको कोई शख्स नापसंद है, आप उस इदारे को गालियां न दें। देखिए हर घर में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आप चाहेंगे कि आपके 5 किसी के 6-7 बहन भाई, उनमें से एक खराब है तो पूरा मोहल्ला, पूरे घर को गालियां दे? तो आप एक इदारे के लिए कैसे कर सकते हैं? तो ये मेरी आप लोगों से, यंगस्टर से, आपसे ये गुजारिश है कि आप कायद आज़म के विजन को प्लीज पढ़ लीजिए। तो जो निस्बतन उसके करीब लगता है उसके लिए वोट कीजिए। आप एक दफा गलती करेंगे, अगली दफा नहीं करेंगे। अपने ओपिनियन को, सरकारी इमलाक को, उनको जलाने की बजाय अपने ओपिनियन को आप जिस दिन इलेक्शन हो, आप बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दें। दैट्स माई पॉइंट एंड दैट्स माई मैसेज फॉर द यूथ।
थैंक यू सो मच। आपने देखा कि एवीएन साजिद साहब जो हैं उन्होंने अपनी एयरफोर्स की ज़िंदगी के बारे में और वाक़यात के बारे में आपको बताया और इसके साथ साथ खूबसूरत नज़में और गज़लें आप तक पहुंचाई हैं और एक नज़रिया जो वो रखते हैं उन्होंने आप तक पहुंचाया। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।